एक लड़की दौड़ती हुई आई और झट से राज के गले लग गई। राधिका खाली आंखों से उन्हें देखने लगी तो राज ने लड़की को खुद से दूर करके कहा, दूर हटो अन्नू। लड़की, जिसका नाम अन्नू था, उसने राज को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, कितने दिनों बाद आए हो तुम। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राज ने फिर से अन्नू को दूर करके कहा, अन्नू, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। अब अन्नू ने राज को छोड़ दिया और उससे अलग होकर बोली, तुम ना टू मच हो। तुम्हें पता है, मैं कब से सोच रही थी कि तुम आओ तो हम शादी करें। कितने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राज ने अनजाने भाव से कहा, एक मिनट, तुम, मेरा इंतजार और ये शादी, क्या मतलब है तुम्हारा। राज ने ये बोलते हुए राधिका की ओर देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अन्नू, ओ होल, राज, अब बहाने मत बनाओ। सबको पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पिछली बार जब हम सब मिले थे तब तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था, भूल गए तुम। राज ने थोड़ी देर में कहा, अन्नू, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं था। वो अन्नू कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र राधिका पर पड़ी। उन्होंने राधिका को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम कौन हो और ऐसी बहन जी की तरह साड़ी लपेट कर क्यों आई हो। दिखने में तो खूबसूरत हो। राधिका कुछ नहीं बोली तो राज ही बोला, अन्नू, ये मेरी पत्नी है, मिसेज राधिका राज मल्होत्रा। राज ने जैसे ही ये कहा, अन्नू की आंखें और उसके चेहरे का अंदाज बदल गया। कुछ देर पहले वो राधिका को अनजान इंसान की तरह देख रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर राधिका के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। अन्नू ने कुछ देर तक राधिका को घूरा तो रोहिणी जी बोली, अन्नू, अब तो बस करो तुम। राज की पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रही हो, वो क्या सोच रही होगी राज के बारे में, कुछ तो लिहाज करो। अन्नू गुस्से में बोली, आप चुप रहिए दादी माँ, आपको कुछ नहीं पता राज ने मुझे क्या क्या बातें किए थे। अब अन्नू राधिका की ओर देखकर बोली, ओ लड़की, तुम, राज मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम्हारे लिए उसने किसी खास वजह से शादी की होगी, लेकिन प्यार तो वो मुझसे ही करता है, समझी। राज हैरानी से अन्नू को देख रहा था और साथ ही वो राधिका का चेहरा पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। आखिर राधिका क्या सोच रही थी उसके बारे में। लेकिन राधिका का चेहरा पहले की तरह ही शांत और बिना किसी भाव के था। राज ने अन्नू की बाजू पकड़कर उसे दूर धकेलते हुए कहा, अन्नू, मैं तुमसे कोई वादा नहीं किया था और तुमने मेरी पत्नी से ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की। जब राज ने राधिका की साइड ली तो अन्नू बस उन्हें घूर कर रह गई और वहां से चली गई। उसके जाने जाते ही रोहिणी जी राधिका के पास आकर राधिका का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटा, अन्नू की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ी अलग है। उसने शुरू से ही राज को परेशान किया है, लेकिन राज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राधिका बेमन से हल्की सी मुस्कान दी तो रोहिणी जी ने उसे लेकर चलते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। राधिका उनके साथ चली गई तो रितेश जी ने राज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रणवीर जी ने राधिका के बारे में जितना बताया था और उससे भी कहीं ज़्यादा शांत और सुलझी हुई है। राज मुस्कुरा दिया तो रितेश जी ने उसे बैठने का इशारा किया। राज बैठ गया और दोनों काम के बारे में बातें करने लगे। रोहिणी जी ने राधिका को उसके रूम तक पहुंचा दिया और वापस जाने लगी तो राधिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी, आप कुछ देर मेरे साथ बैठ सकती हैं, प्लीज़। रोहिणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। यह कहकर वो पास पड़े सोफे पर बैठ गई तो राधिका भी उनके पास आकर बैठ गई। राधिका ने रोहिणी जी से कहा, आपके घर में और लोग भी तो होंगे ना आंटी, कहाँ हैं सब। रोहिणी जी ने बिना किसी भाव के कहा, ये घर नहीं, एक मकान है बेटा, सब अपने अपने कमरों में रहते हैं,
कोई किसी के साथ नहीं बैठता, किसी के पास वक्त नहीं है तो कोई काम में व्यस्त है। राधिका कुछ नहीं बोली तो रोहिणी जी आगे बोली, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, 2 बहुएं हैं जो इतनी मॉडर्न है कि तुमसे बात करना तो उन्हें जैसे फिजूल ही लगता है। 2 पोते और 2 पोतियां हैं, एक से तो तुम मिल चुकी हो, दूसरी रात में आएगी यहाँ और सुबह फिर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। राधिका ने उदासी से कहा, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी के आने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। ऐसा क्यों आंटी? रोहिणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, जब बात कंपनी और प्रॉपर्टी की आती है ना बेटा, तब भाई भाई ही दुश्मन बन जाते हैं। राधिका ने हामी भरी और कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आंटी मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कितने दिन रहना है। राज जी जब तक यहाँ हैं तब तक मैं यहाँ हूँ, लेकिन तब तक हम आपके साथ बैठकर ही खाना खाएंगे और खाना मैं बनाऊंगी। क्या आप मुझे ये करने देंगी? रोहिणी जी ने राधिका के गाल पर हाथ रख कर कहा, जो चीज़ मैं अपने परिवार से चाहती हूँ वो तुम मुझे देना चाहती हो, मैं मना कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि राज भी तो मेरे पोते जैसा ही है। राधिका मुस्कुरा दी तो रोहिणी जी ने कहा, चलो अब तुम आराम करो, मैं राज से भी मिल लेती हूँ। राधिका ने गर्दन हिलाई तो रोहिणी जी चली गई। राधिका ने कमरे को देखा तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा था। उसकी ज़रूरत का हर सामान वहाँ मौजूद था, जैसे उसे अपने घर में मिलता है। राधिका ने खुद से कहा, ये राज जी भी ना अपना दिखावा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। राधिका ये सब सोचकर बेड पर आकर बैठ गई और उसे नींद आ गई। इधर अन्नू अपने कमरे में बैठी थी। उसने दोनों हाथों को बेड पर कस कर पकड़ हुआ था और उसकी नज़र के ठीक सामने एक बड़ा सा और सुंदर सा फ्लावर पॉट था। अन्नू ने अचानक से उसे उठाया और ज़मीन पर फेंक दिया। उसके गिरने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और राधिका जो अपने कमरे में सोई हुई थी वो भी अचानक से उठ गई, लेकिन घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया। राज उठकर जाने लगा तो रोहिणी जी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं राज, अब और नहीं, अब राधिका तुम्हारी जिम्मेदारी है। अन्नू की अब किसी भी जिद को सपोर्ट मत करना तुम। राज वापस बैठ गया। अन्नू अपने कमरे में बैठी राज के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब राज नहीं आया तो अन्नू ने खुद से कहा, मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद हैं और राज तुम एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए एक इस फ्लावर पॉट के जैसे हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हारा टूटना निश्चित है। अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं हो सकते। राज रितेश जी और रोहिणी जी के पास सिर झुकाए बैठा था तो रोहिणी जी ने कहा, राज थैंक यू बेटा, तुमने हमारी इच्छा का मान रख लिया और किसी होटल में ना रुककर अपने घर में रुके हो। राज कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो रितेश जी ने कहा, राज अब तुम जाओ, आराम करो, रात को मैं सबको खाने पर बुलाता हूँ, वहीं बातें होंगी। अब सबसे राज ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह गर्दन हिलाई और उठकर रूम की ओर बढ़ गया, जैसे कि उसे रूम का पहले से पता था, इसीलिए वो चला गया। रितेश और रोहिणी जी ने राज को देखना जारी रखा तो रोहिणी जी ने कहा, हमने अपनी परवरिश में कहाँ कमी कर दी थी रितेश जी, जो हमें ऐसी औलाद मिली है। राज को देखा तो और लोगों के लिए गुस्सा और अकड़ होते हुए भी वो हमारे लिए बिल्कुल छोटे बच्चे सा बना रहता है। रितेश जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सब किस्मत की बात है रोहिणी जी, हमने अपने बच्चों को हमेशा ही लाड प्यार दिया है और राज को तो लाड प्यार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। खैर आप चलिए।
आपकी औलाद को भी तो इनवाइट करना है। एक घर में रहकर उन्हें न्योता देना पड़ता है। रोहिणी जी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राज रूम में आया तो राधिका इधर उधर चक्कर लगा रही थी। राज के आते ही राधिका जल्दी से उसके पास आई और हैरानी से बोली, बाहर क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे कोई बम फूटा हो। आप ठीक तो हैं ना? राज राधिका को खुद की परवाह करता देख खुश हो गया और राधिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मालकिन, यहाँ ऐसा होता रहता है। जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो वो कोई ना कोई चीज़ तोड़ देता है जो उसकी फेवरेट होती है। और राधिका राज की बाहों में सिमटी हुई बोली, लेकिन आज किसको गुस्सा आया? राज ने अचानक से कहा, अन्नू को। राज ये कहने के बाद सोचा कि उसे राधिका के सामने ये नहीं कहना चाहिए था। इसीलिए उसे लगा अब राधिका उसे ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा बोलेगी जो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन राधिका कुछ देर तक चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा भी घर होता है जहाँ सब एक जगह रहकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हों। राज ने अब राधिका के कंधे पर से हाथ हटा लिया और बेड पर बैठते हुए बोला, बिल्कुल होते हैं और आजकल तो हर घर की यही कहानी है। किसी के पास वक्त ही नहीं रहता कि वो अपनों के पास बैठे और उनसे कुछ जाने, अपनी कुछ बताएं। इस कलयुगी दुनिया में कोई अपना नहीं रहा। राधिका ने थोड़ा उदास होकर बोली, इन सब से सही तो चाची जी ही हैं, जो मुझे परेशान तो करती थी लेकिन कभी अकेली नहीं छोड़ती थी। डांट कर या मार कर ही सही, वो मुझसे उलझती तो रहती थी। राधिका की बात सुनकर राज को सुनीता के किए सब काम याद आ गए, तो उसने बात को बदलते हुए, राधिका तुम उस कबर्ड में से मेरे कपड़े निकाल दोगी? राधिका, हाँ बिल्कुल, आप शावर ले लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े ले आती हूँ। राज चला गया तो राधिका ने राज के लिए पजामा और टी शर्ट निकाल कर बेड पर रख दी और कुछ बैठकर सोचने लगी कि वो अब क्या करे। राधिका को जब कुछ नहीं करने के लिए नहीं मिला तो वो बाहर जाने के लिए उठी ही थी कि राज बाथरूम से ही बोला, राधिका क्या तुम मुझे टॉवल दे सकती हो प्लीज़? हाँ, कबर्ड में ही है। राधिका ने टॉवल के साथ साथ राज को कपड़े भी पकड़ा दिए और खुद बाहर आ गई। राधिका जैसे ही बाहर आई, उसे एक लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने वन पीस में एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से भी बहुत ऊपर तक थे। बाजू के नाम पर 2 डोरियां थीं। छोटे कंधे तक आते हुए बाल और चेहरे पर खूब सारा मेकअप लगा था। हाई हील में टक टक करती हुई वो लड़की आई और सोफे पर अपने हाथ में पड़ा पर्स और सोफे पर फेंक कर उसे पर गिर गई। राधिका उस लड़की को देखकर वहीं खड़ी रही। उसने रायपुर में लड़कियों को मेकअप और छोटे कपड़ों में देखा तो था, लेकिन इस कदर नहीं कि पूरा जिस्म ही दिख रहा हो। इसीलिए राधिका उस लड़की को देख आगे नहीं बढ़ पाई। लड़की ने राधिका की ओर घूर कर देखा, फिर बोली, सुनो, लगता है तुम इस घर में नई नौकरानी हो। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। राधिका ने लड़की की बात सुनी लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो लड़की ने फिर से राधिका को घूरा और बोली, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? राधिका ने एक कदम बढ़ाया ही था कि राज ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वो तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं, मेरी वाइफ है। लड़की ने जब राज को देखा तो वो सीधे होकर बैठते हुए बोली, है राज तुम कब आए? राज ने कुछ नहीं कहा तो लड़की खड़ी हुई और राज की ओर बढ़ते हुए बोली, बता तो देते यार कि आ रहे हो, मैं सरप्राइज़ तैयार करती तुम्हारे लिए।
लड़की राज के ठीक पास पहुंचकर उसके गले लगने को हुई थी कि राज ने राधिका को अपने करीब खींचकर कहा, मीट माई वाइफ राधिका राज मल्होत्रा। लड़की के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने राधिका को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, वैसे हमारी अन्नू से ज़्यादा खूबसूरत तो हो ही नहीं, लेकिन फिर भी तुमने पसंद की है तो कोई ना कोई खूबी तो होगी इसमें। लड़की ने राधिका की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आई एम सोनिया, सब मुझे सोनी बुलाते हैं, तुम भी बुला सकती हो। राधिका ने बेमन से हंसते हुए हाथ जोड़ लिए तो सोनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और राज की ओर देखते हुए बोली, तो तुम ज़रूर कंपनी के काम से आए होगे। देखो राज, मुझे तुमसे या तुम्हारी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न कि कोई शिकायत है या हमदर्दी है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तरफ अन्नू तुमसे खफा हो जाएगी और दूसरी तरफ पापा और बड़े पापा। राज, हमारी चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अन्नू से भी और तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह से डील करना जानता हूँ, इसीलिए तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो। सोनी ने अपने कंधे उचका दिए और वहाँ से चली गई तो राज ने राधिका को वापस कमरे में ले जाते हुए कहा, राधिका, ये कमरा हमारा है, घर नहीं। तुम बाहर क्या करने गई थी? राधिका ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, मैं तो बोर हो रही थी, इसीलिए किचन में कुछ बनाने के लिए जाना चाहती थी। मुझे क्या पता यहाँ इतने अजीब गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे कपड़ों में। राधिका की बात पर राज मुस्कुरा दिया और उसे कबर्ड की ओर ले जाते हुए बोला, जब भी बोर होने लगो तो इस कबर्ड में से एक बुक निकालो और पढ़ो। राधिका ने कबर्ड खोला तो उसमें बहुत सी बुक्स रखी थी। उनको देखते ही राधिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और चेहरे पर चमक आ गई। राज ने राधिका के चेहरे को देखते हुए कहा, बस इसीलिए मैं ये करता हूँ, तुम्हारे चेहरे की इस चमक को देखने की खातिर। राधिका, क्यों नहीं? राज को देखकर फिर बुक्स को देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। राज, हाँ मुझे पता है। राधिका ने एक नॉवेल निकाला ही था कि राज ने उसे चल कर वापस रखते हुए कहा, अभी नहीं, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और जब तुम बोरियत महसूस करो तब पढ़ना। राधिका, क्या हैरानी से नहीं रहूँगा का मतलब है, कहाँ जाएंगे आप? राज ने राधिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, कल से मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, इसीलिए आज रात साथ बिताएंगे। राधिका ने कुछ नहीं कहा। तभी रोहिणी जी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो रोहिणी जी की ओर बढ़ गए। रात के 9 बजे कपूर मेंशन में रितेश जी का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे बैठा था। रितेश जी का बड़ा बेटा जगदीश कपूर हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा था। उसके चेहरे पर अकड़ और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने हाथों को बांध कर बैठा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। रितेश जी का दूसरा बेटा राजीव कपूर ठीक ठाक हेल्थ लिए था। उसका चेहरा भी जगदीश की ही तरह अकड़ और वगैरियत से भरा था। रोहिणी जी की बड़ी बहू शालिनी कपूर साड़ी में चेयर पर बड़ी ही स्टाइल से बैठी थी, तो छोटी बहू निहारिका कपूर नाइट सूट में ही सबके सामने बिना किसी शर्म के बैठी थी। सब शांत बैठे थे कि तभी रितेश जी ने शांति भंग करते हुए कहा, जगदीश, ये मेरा और रणवीर दोनों का बराबरी का प्रोजेक्ट है, पूरा कर पाओगे? जगदीश, आप तो चुप ही रहिए पापा, आपको जितना काम करना था आपने अपने तरीके से किया ना, अब हमें जो करना है अपने तरीके से करने दीजिए ना, आप बीच में मत पड़िए। राज भी उन सबसे बीच शांति से बैठा सुन रहा था।
वो शांत था क्योंकि रितेश जी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। जहाँ रोहिणी जी की बहू साथ में सब बैठी थी, वहीं राधिका राज की चेयर के ठीक पीछे खड़ी थी। वो भी सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जगदीश ने जब राज की ओर देखते हुए कहा, तुम जानते हो ना, मुझे किसी को हिस्सेदार बनाकर काम करने में रुचि नहीं है। इसीलिए तुम खुद ही इस प्रोजेक्ट से हट जाओ। मैं तुम्हें पेपर्स भिजवा दूंगा, साइन कर देना। ये कहकर जगदीश उठने लगा तो राज ने रितेश जी की ओर देखा। रितेश जी ने गर्दन झुका ली तो राज ने कहा, आपने अभी अपनी मर्जी सुनाई है अंकल, मेरी तो सुन कर जाइए। जगदीश ने हैरानी से राज को देखा और वापस बैठ गया। राज, आपने कहा आपको पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने मुझे साइन करने के लिए कहा। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। जिस तरह रितेश दादाजी का सपना इससे जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह मेरे दादाजी का सपना भी जुड़ा हुआ है और मैं किसी भी हाल में इसे छोड़ तो नहीं सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही शालिनी, जगदीश की पत्नी, राज पर चिल्लाते हुए बोली, हे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसी बात करने की? तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया क्या, कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? अब राज ने शालिनी की ओर मुंह फेर कर कहा, आंटी जी, क्या मैं इनकी बेइज्जती की है या फिर कुछ गलत कहा है? राज अपनी बात पूरी कर पाता शालिनी उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देख लड़के, तू हमारे घर में बैठा है और हम तेरे और तेरी बीबी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए चुपचाप साइन कर और निकल यहाँ से। जगदीश ने शालिनी को चुप कराते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? शालिनी ने जगदीश से हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम चुप ही रहो। तुमसे कभी कोई डील हुई है जो आज होगी? राज चुपचाप बैठा शांत तरीके से देख रहा था। वहीं राधिका का दिल इस बहस को देखकर धक धक करने लगा था। राजीव रितेश जी का छोटा बेटा शालिनी को चुप कराता हुआ बोला, भाभी आप शांत हो जाइए, राज इस प्रोजेक्ट से हट जाएगा। राजीव ने राज की ओर देखते हुए कहा, क्यों राज? राज ने अपने हाथ बांध कर कहा, मैं इतनी दूर इस प्रोजेक्ट को आपके हवाले तो नहीं करने आया हूँ। मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे कमज़ोर समझो। कुछ कारणों से शांत हूँ, वरना अभी आप सबको जवाब दे देता। आप सब तो मुझे अच्छी तरह से जानते ही हैं। राज का जवाब सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं राधिका राज की आखिरी बात पर गौर करने लगी। तभी राजीव कपूर ने गुस्से से कहा, राज, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि हम सबके साथ जबान लड़ाओ। राज ने राजीव की बात को काटते हुए कहा, बड़ा तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़ कर गए थे। उसी दिन से मैंने ये काम सीखना और करना शुरू कर दिया था। आप सब ने तो अच्छी तरह से देखा है ना मुझे। आप मेरे अपनों की लिस्ट में हैं, इसीलिए मैं अपनेपन से बात कर रहा हूँ, वरना दुश्मनों के साथ मैं क्या करता हूँ ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं। खैर, मैं यहाँ आपसे लड़ने या झगड़ने नहीं आया हूँ, शांति से बातचीत करने आया हूँ। राज ने कहा, शालिनी, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम हमें धमकी दे रहे हो। भूलो मत, तुम हमारे घर में बैठे हो। रितेश जी और तुम भी मत भूलो शालिनी कि ये मेंशन जितना तुम्हारा है उतना ही राज का भी है।
अगर वो चाहे तो अभी तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर कर सकता है, क्योंकि जिस आलीशान कमरे में तुम आज रह रही हो राज के हिस्से का कमरा है। एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है। शालिनी चुप हो गई तो राज ने कहा, आप सब सोच लीजिएगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को साथ में करना है या फिर मुझे देना है, क्योंकि मैं इसे कभी भी किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। राज उठा तो रोहिणी जी ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? बैठ डिनर करेंगे साथ में। राज ने राधिका की ओर देखा तो राधिका ने भी पलक झपका कर बैठने का इशारा किया तो राज बैठ गया। लेकिन तभी जगदीश, शालिनी, राजीव उठकर चले गए। सबको जाता देख निहारिका ने भी उठते हुए कहा, वैसे तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं डिनर अपने कमरे में करना पसंद करती हूँ, इसीलिए गुड नाइट। निहारिका भी चली गई तो राधिका किचन में आई और नौकरों के साथ खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। रितेश जी, मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे। तुम्हें ही कुछ करना होगा राज। इन लोगों के हाथ में ये प्रोजेक्ट गया तो मेरा और रणवीर का सपना सपना ही रह जाएगा। राज, आप चिंता मत कीजिए, मुझे इन सब को मनवाना आता है। फिर भी अगर ये सब नहीं माने तो मैं वो करूँगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।